एक नौजवान था जिसने अपना नाम टाइगर बताया था। वो बेचारा बेहद परेशान था। कह रहा था कि वो आपका मातहत है। वैसे आपकी हालत ऐसी थी कि हम भी देखकर घबरा गए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि आपके जिस्म पर सिर्फ जख्म है, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, लेकिन खून काफ़ी बह चुका था। बहरहाल आपकी हालत जल्द ही संभल गई। फिर चीफ का फ़ोन आया तो हमने उन्हें तसल्ली दे दी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सर सुल्तान का भी फ़ोन आया था? इमरान ने पूछा। सर सुल्तान का? जी नहीं, वो तो मैं वैसे ही कह रहा था। उन्हें शायद आपके मौजूदा ज़ख्मी होने का इल्म नहीं हुआ, वरना वो वाकई फ़ोन पर बैठ जाते हैं, डॉक्टर ने कहा। अच्छा, अब बिल कितना देना है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल? कैसा बिल? डॉक्टर ने चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है अस्पताल से रुखसत होने पर बिल दिया जाता है, वरना डॉक्टर साहिबान का क्या पता गुस्से में आकर 2-4 हड्डियाँ ही तोड़ डाले। इमरान ने उठकर बैठते हुए कहा। मतलब है आप जाना चाहते हैं? नहीं, अभी आप एक हफ्ता आराम करें, डॉक्टर ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हड्डी टूट जाती तो फिर तो मजबूरन आराम करना पड़ता, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हड्डी बचा ली तो उसकी मर्ज़ी यही थी कि आराम मत करो। और आपको मालूम है कि उसकी मर्ज़ी ना मानो तो अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाता है। और नानी अम्मा कहती थी कि अल्लाह मियाँ को नाराज़ करने से जहन्नुम के फरिश्ते आग के कोड़े बरसाते हैं, और जब फरिश्ते कोड़े मारे तो फिर फायर ब्रिगेड भी बेबस हो जाता है। इमरान ने बिस्तर से नीचे उतरते हुए कहा। फिर तो वाकई मजबूरी है, लेकिन ठहरे, मैं आपका लिबास ले आता हूँ। और हाँ, आप जाएंगे किस में? वैसे मेरी कार मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ, और आप कम अज़ कम इस वक्त खुद ड्राइव नहीं कर सकते, डॉक्टर ने कहा। टैक्सी मंगवा दो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, और डॉक्टर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। इमरान उठकर खड़ा हो गया और कमरे में टहलने लगा। पहले पहल तो उसे हल्की सी कमज़ोरी का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर संभाल लिया। इसके बाद वो लिबास बदल कर और टैक्सी में बैठकर दानिश मंजिल की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी उसने दानिश मंजिल से पहले ही छोड़ दी। उसकी जेबों में रकम मौजूद थी, इसलिए किराए की अदायगी में उसे कोई मुश्किल पेश ना आई। फिर पैदल चलता हुआ वो दानिश मंजिल पहुंच गया। इमरान साहब, अभी आप आराम करते, ब्लैक ज़ीरो ने उसे ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर रिसीव करते हुए कहा। कोशिश तो यही की गई थी कि मैं हमेशा के लिए आराम कर जाऊं, लेकिन अभी शायद आराम का वक्त नहीं आया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ऑपरेशन रूम में जाकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आपके लिए चाय बना लाऊं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक कप ले आओ, इमरान ने कुर्सी की पुश से सर टिकाते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो मलहका दरवाजे की तरफ बढ़ गया, और चंद लम्हों बाद उसने चाय का कप लाकर उसके सामने रख दिया। अरे इतनी जल्दी? क्या चाय की कोई मशीन ईजाद हो गई है? इमरान ने चौंक कर पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी और फ्लास्क भर कर रख लिया था, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तो अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करने लगे हो? ये तो कौमी जुर्म होता है, इमरान ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो खिलखिलाकर हंस पड़ा। ज़ाहिर है अब यहाँ मेरे लिए 2 ही काम रह गए हैं, बेटा फ़ोन सुनता रहूँ और चाय पीता रहूँ, इसलिए इकट्ठी चाय बना लेता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और इकट्ठे फ़ोन सुन लेता हूँ, इमरान ने फ़िक्रा मुकम्मल करते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। टाइगर ने क्या बताया था तुम्हें? इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। टाइगर ने मुझे फ़ोन किया कि मानाचर के वीराने में एक तबाहशुदा हट में आप शदीद ज़ख्मी हालत में पड़े थे। उसने आपको वहाँ से उठाकर अस्पताल पहुँचा दिया है। मेरे तफसील पूछने पर उसने बताया कि उसे कहीं से खबर मिली कि रिक्की बार के मालिक रिक्की और उसके 8 साथियों को बार के खुफिया तहखाने में गोलियों से उड़ा दिया गया है, और मरने से पहले रिक्की के आदमी मानाचर के वीराने में कोई हेड बमों से तबाह करने गए थे, और ये काम उन्हें किसी बड़ी गैर मुल्की पार्टी ने दिया था, और वो किसी हाशिम खान को तलाश कर रहे थे। टाइगर गैर मुल्की पार्टी के क्लू के लिए सीधा उस हट में गया तो वहाँ उसे आप ज़ख्मी हालत में पड़े मिल गए। चुनांचे वो सारे काम छोड़कर आपको अस्पताल पहुँचाने चल पड़ा, ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा। तो टाइगर इस तरह वहाँ पहुँचा। वैसे अब तक उसने खासी तफ्तीश कर ली होंगी, उसे ट्रांसमीटर पर कॉल करो, इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो ट्रांसमीटर की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने टाइगर की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की। वैसे आप वहाँ इस हट में कैसे पहुँच गए थे? कल तो आप वालिदा और सुरैया के साथ नीलम नगर गए थे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। बस मुकद्दर की खराबी समझो, बहरहाल राब्ता मिलाओ, मैं पहले टाइगर से बात कर लूँ, इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर से टू टू की मखसूस आवाज़ें निकलने लगीं। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने तेज़ आवाज़ में बार बार ये फ़िक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस बॉस, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, आपको होश आ गया? शुक्र है खुदा का, ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की मसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मुझे पूरी तफसील बताओ, वहाँ हट में जाने से पहले और बाद की,
ओवर, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और टाइगर ने जवाब में उसे ब्लू ड्रैगन बार के मालिक जेरी के बुलाने, उससे होने वाली गुफ्तगू और फिर कार लेकर हेड में जाने और वहाँ से इमरान को अस्पताल पहुँचाने की पूरी तफसील बता दी। तुम उसके बाद दोबारा हेड में गए थे? ओवर, इमरान ने पूछा। यस बॉस, लेकिन दोबारा जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूरा हेड जलकर राख हो चुका था। उसे किसी ने आग लगा दी थी। शुक्र है आप वहाँ से पहले ही निकल आए थे, वरना तो शायद आप भी साथ ही जल जाते। मैंने आग लगाने वालों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ दूर दूर तक किसी आदमी का पता न चल सका। अलबत्ता सड़क पर एक क्रीम कलर की जदीद और नई कार खड़ी थी जो लॉक थी। जब मैं पहली बार गया तब भी वो वहाँ मौजूद थी, और जब दूसरी बार गया तब भी वहाँ मौजूद थी। मैंने उसका नंबर नोट कर लिया, और फिर यहाँ आकर मैंने जब उसके नंबर की पड़ताल की तो मालूम हुआ कि वो नीलम नगर के नवाब लियाकत अली खान के नाम रजिस्टर है। मैं रिक्की बार भी गया। वहाँ से एक और बात का भी पता चला है कि रिक्की और उनके साथियों की लाशों के साथ एक मकामी बूढ़े की लाश भी थी जिसे कोई ना पहचानता था, और ये लाश बाकी लाशों की तरह गोलियों से छलनी ना थी, बल्कि इसकी खोपड़ी इस तरह टूटी हुई थी जैसे किसी ने उसके सर पर कोई भारी लकड़ी मारकर सर तोड़ दिया हो। बाकी जिस्म पर भी बेशुमार जख्म थे। सारी लाशें इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं। ओवर, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, ये लाश हाशिम खान की होगी। वो इस हट में रहता था और करीब ही उसकी जागीर है। तुम ऐसा करो कि उसकी जागीर तलाश करके वहाँ किसी भी मेकअप में पहुँच जाओ। वहाँ एक आदमी है बाबर, उसका हुलिया मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसे तलाश करके बेहोश करो और फिर उसे दानिश मंजिल पहुँचा दो। और सुनो, वो बाबर खासा जारा किस्म का लड़ाका है और शायद खुसूसी तरबियत याफ्ता भी है। उसके 9 साथी और भी है, इसलिए पूरी तरह मोहतात रहना। ओवर, इमरान ने कहा, और फिर टाइगर के जवाब के बाद उसने उसे बाबर का हुलिया तफसील से बता दिया और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये तो कोई लंबा चक्कर लग रहा है, लेकिन आप हाशिम खान के हेड में कैसे पहुंच गए? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। कहा तो है, मेरा मुकद्दर ही ख़राब है, खुद ब खुद तबाही वाली जगह पहुंच जाता हूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर हाशिम खान के हेड में जाने और उसके बाद धमाके से बेहोश हो जाने की पूरी तफसील बता दी। ओह, वाटर पावर खासा खौफनाक किस्म का नाम है, ब्लैक ज़ीरो ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, और नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि यह इंतहाई बावसाइल तंजीम है। हाशिम खान ज़िंदा रह जाता तो शायद उसके मुतालिक तफसीलात मिल जाती। बहरहाल उसने ये ज़रूर बताया था कि ये तंजीम अभी एक्शन में नहीं आई और तैयारियों में ही मसरूफ़ है। यही वजह है कि अब तक हम उसके नाम से नावाकिफ़ थे। लेकिन हाशिम खान की ये बात मुझे खटक रही थी कि तंजीम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से खौफज़दा है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा आदमी बहरहाल इस तंजीम में शामिल है जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से पहले टकरा चुका है। इमरान ने सोचने के से अंदाज में कहा। हो सकता है इसराइल हुक्काम ने उन्हें इस मामले में ख़ास तौर पर तंबिया की हो। यहूदियों की कोई भी बड़ी तंजीम ऐसी नहीं हो सकती जिसका ताल्लुक़ इसराइल से ना हो, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है तुम्हारी बात ज़्यादा दुरुस्त होंगी। बहरहाल अब हमें इस तंजीम के एक्शन में आने से पहले ख़ात्मा करना है, इमरान ने कहा। लेकिन कैसे? इसे तलाश कैसे किया जाएगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। 2 क्लू मौजूद हैं। हेड को आग यकीनन बाबर और उसके साथियों ने लगाई होंगी। चूँकि हेड वीराने में है, इसलिए वहाँ फेंके जाने वाले बमों की आवाज़ उन तक ना पहुँची होगी। और रिकी के आदमी चूँकि आम से गुंडे हैं, इसलिए उन्होंने हेड की कोई ख़ास तलाशी भी ना ली होंगी और हाशिम खान की लाश लेकर वापस चले गए होंगे। इसके बाद टाइगर वहाँ पहुँचा और वो मुझे उठा लाया, और शायद फिर बाबर या उसके किसी साथी ने किसी वजह से हाशिम खान को फ़ोन किया होगा, लेकिन कॉल ना मिलने की बिना पर वो सूरत हाल देखने वहाँ आए होंगे और फिर उन्होंने मज़ीद क्लू मिटाने के लिए उसे आग लगा दी होंगी। इसलिए अगर बाबर हाथ आ जाए तो उससे शायद कोई तफसील मिल जाए। और दूसरा क्लू ये है कि हाशिम खान के मुताबिक वो वाटर प्रिंस रहा है और उसने इसका कोई सेक्शन भी दबा कर दिया था। और जाहिर है वाटर प्रिंस बनने से पहले वो यूरोप या क्रीमिया जैसे इलाकों में खासा नामवर मुजरिम भी रहा होगा, तभी तो उसे इस तंजीम में शामिल किया गया होगा। हाशिम खान की साबिका ज़िंदगी की पड़ताल इन एजेंसियों से की जा सकती है जो मुजरिमों का रिकॉर्ड रखती है और मालूमात फ़रोख्त करती है। लेकिन पहले बाबर वाला मसला देख लें, शायद उसी से कोई क्लू मिल जाए, इमरान ने जवाब दिया। और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। अरे हाँ, वो नवाब साहब की कार वहीं वीराने में खड़ी होंगी। तुम जोसेफ और जवाना को कह दो कि वो कार लेकर वहाँ जाए और उस कार को अपनी कार के साथ टोचैन करके दारुल हुकूमत ले आए। किसी वर्कशॉप से उसकी फ़ैन बेल्ट डलवा कर उसे वापस पहुँचा आए, इमरान ने कहा। लेकिन टाइगर तो कह रहा था कि वो लॉक है, फिर टोचैन होकर चलेंगी कैसे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओह हाँ, चाबियाँ मौजूद है मेरे पास, ये पहुँचा दो जोसेफ को, इमरान ने चौंक कर कहा। और फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से चाबियाँ निकाल कर ताहिर को दे दी। मैं खुद चाबियाँ दे भी आता हूँ,
और उन्हें अच्छी तरह समझा भी दूंगा। आप अभी यहीं ठहरेंगे या फ्लैट पर जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने चाबियाँ लेते हुए कहा। नहीं, मैं बाबर के मुतालिक कोई इत्तला मिलने तक यहीं रहूँगा, तुम जाओ, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ उठा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गया। कमरे में मौजूद एक भारी जिस्म और चौड़े चेहरे वाला आदमी सामने मेज़ पर रखी हुई एक मोटी सी फाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि मेज़ पर पड़े हुए एक अजीब सी साख्त के डिब्बे में से हल्की सी सीटी की आवाज़ बुलंद हुई। उस आदमी ने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर डिब्बे का एक बटन दबा दिया। यस, उस आदमी ने भारी आवाज़ में कहा। चीफ बॉस वाटर प्रिंस नंबर 3 की स्पेशल कॉल आई है। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। ओके, चीफ बॉस ने जवाब दिया और बटन दबा दिया। उसके बाद उसने मेज़ की एक साइड पर लगे हुए बटनों के एक पूरे पैनल में से एक बटन दबा दिया तो सामने दीवार का एक छोटा सा हिस्सा रोशन हो गया। पहले तो चंद लम्हे स्क्रीन पर आड़ी तिरछी लकीरें नज़र आती रही, फिर एक झमाके से एक नौजवान की तस्वीर उभर आई। नौजवान अपनी कौमियत से बाचानी नज़र आ रहा था। हेलो चीफ बॉस, मैं वाटर प्रिंस नंबर 3 बोल रहा हूँ। उस नौजवान के लब हिले और कमरे में उसकी तेज़ आवाज़ गूंज उठी। यस, क्या रिपोर्ट है? चीफ बॉस ने गुर्राते हुए पूछा। बॉस, गद्दार हाशिम खान का खात्मा कर दिया गया है, लेकिन उसके पास से कोई नक्शा बरामद नहीं हुआ, नंबर 3 ने कहा। पूरी तफसील बताओ नंबर 3। चीफ बॉस की गुर्राहट और बढ़ गई। बॉस, जैसे कि इत्तलात मिली थी कि गद्दार हाशिम खान पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है, चुनांचे मैंने पाकिस्तान के एक मकामी ग्रुप लीडर रिकी को उसकी तलाश में लगा दिया और साथ ही एक दूसरे पेशावर कातिल से मुझे इत्तला मिली कि रिकी के आदमियों ने दारुल हुकूमत से कुछ दूर एक वीराने में बने हुए हिट में हाशिम खान को तलाश कर लिया है, लेकिन हाशिम खान ने उन दोनों को सन की बूढ़ा बनकर टाल दिया। रिकी को जब पता चला तो उसने उन्हें से कत्ल करने और उसके हिट की मुकम्मल तलाशी लेकर उससे नक्शा हासिल करने की हिदायत दे दी, लेकिन उन दोनों आदमियों की लाशें सड़क पर पड़ी मिली तो रिकी के आदमियों ने इंतकामन जाकर उस हेड को बमों से उड़ा दिया। हाशिम खान मर गया, उसकी खोपड़ी ही टूट गई थी। उन्होंने वहाँ तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहाँ नक्शा तो एक तरफ कागज़ का एक पुर्जा भी ना मिला। चुनांचे वो हाशिम खान की लाश उठाकर रिकी के पास ले आए और हिदायत के मुताबिक वो पेशावर कातिल जो पहले से रिकी के पास मौजूद था फ़ौरन हरकत में आ गया और रिकी और वहाँ मौजूद उसके सारे आदमियों को उसने गोलियों से छलनी कर दिया और फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने यहाँ से अपने 2 कारकुन खुसूसी तौर पर भेजे। हाशिम खान की लाश पुलिस की तहवील में मौजूद थी। उन्होंने चेक कर लिया, वो वाकई हाशिम खान था। वैसे भी पुलिस ने अपने ज़राए से भी तस्दीक कर ली थी कि वो वाकई हाशिम खान था। मेरे आदमी उस हेड पर पहुँचे तो हेड जलकर राख हो चुका था। हेड चूँकि लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए शायद बमों की वजह से उसे आग लग गई थी। बहरहाल हाशिम खान की मौत की तस्दीक हो गई है और अगर वाकई उसके पास कोई नक्शा था तो जाहिर है उसने उसे उसी हेड में कहीं छुपा कर रखा होगा, जो हेड के साथ ही जल गया। नंबर 3 ने तफसील बताते हुए कहा। इस पेशावर कातिल का क्या हुआ? चीफ बॉस ने पूछा। उसे मेरे आदमियों ने गोली मार दी है, नंबर 3 ने जवाब दिया। गुड, इसका मतलब है कि गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन अब तुम्हें वहां उस वक्त तक होशियार रहना पड़ेगा जब तक हाशिम खान की मौत की सरकारी तफ्तीश ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि हाशिम खान वहाँ के एक बहुत बड़े अफसर का रिश्तेदार है और वो अफसर वजारत खारजा में सेक्रेटरी है। उसका नाम सर सुल्तान है। को मुझे मालूम है कि तवील अरसे से हाशिम खान का उससे कोई राब्ता ना रहा था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसकी पुरअसरार मौत की इंक्वायरी की जाए। तुमने सिर्फ ये चेक करना है कि इस बारे में वहाँ की सीक्रेट सर्विस को कोई क्लू ना मिल जाए, चीफ बॉस ने कहा। और अगर बॉस मिल जाए तो फिर क्या हुक्म है? नंबर 3 ने पूछा। हमें इसराइल के आला हुक्काम की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस से हर सूरत में बचा जाए, और ख़ास तौर पर एक आदमी का नाम लिया गया है। उसका नाम अली इमरान है। चूँकि ये हिदायत इंतहाई आला हल्कों से मौसूल हुई थी, इसलिए हम इस बारे में मोहतात रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह इस इमरान या सीक्रेट सर्विस को वाटर पावर के बारे में कोई क्लू मिल जाता है तो फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम इस इमरान और सीक्रेट सर्विस का फ़ौरन खात्मा कर दो, चीफ बॉस ने कहा। अगर आला हुक्काम को इससे इतना ही खतरा है बॉस, तो फिर क्यों ना उनका खात्मा कर दिया जाए? क्या ज़रूरत है खतरे को बाकी रखने की? नंबर 3 ने जवाब दिया। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अभी तैयारियों में हैं। ग्रेट बॉल की मुकम्मल तामीर के बाद जब हम एक्शन में आएंगे तो फिर ये लोग हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। इस वक्त तक हम किसी मसले में उलझना नहीं चाहते, वरना ऐसा हो सकता है कि वक्त से पहले वाटर पावर के सामने आ जाने से पूरी दुनिया की मुसलमान हुकूमतें हरकत में आ जाएंगी और हमारे लिए परेशानियाँ पैदा हो सकती है, चीफ बॉस ने जवाब दिया। जैसा आपका हुक्म हो, मैं इस सिलसिले में वहाँ की पुलिस के किसी आला ऑफिसर को हायर कर लूँगा। इस तरह हमें मुकम्मल और तफसील रिपोर्ट मिलती रहेंगी।
जैसे ही कोई खतरा महसूस हुआ तो फिर मैं पूरी ताकत से हरकत में आ जाऊंगा, नंबर 3 ने कहा। ठीक है, लेकिन हरकत में आने से पहले मुझे रिपोर्ट ज़रूर दे देना, चीफ बॉस ने कहा। यस बॉस, नंबर 3 ने जवाब दिया और चीफ बॉस ने बटन दबाकर स्क्रीन ऑफ की और दोबारा फाइल के मुताले में मसरूफ़ हो गया। उसके चेहरे पर अब बेहद इत्मीनान नुमाया हो गया था और ये इत्मीनान यकीनन हाशिम खान की मौत की खबर की वजह से पैदा हुआ था। इमरान ने दरवाज़ा खोला और गेस्ट रूम में दाखिल हो गया। सामने कालीन पर बाबर बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। टाइगर ने उसे कार में दानिश मंजिल के कंपाउंड में पहुंचा दिया था और फिर टाइगर को वापस भेजकर ब्लैक ज़ीरो ने उसे कार से निकालकर घसीट कर रूम में पहुंचा दिया था। टाइगर बाबर को 4 रोज़ बाद तलाश करने में कामयाब हुआ था, क्योंकि बाबर हाशिम खान की जागीर से दारुल हुकूमत चला गया था। वो शायद हाशिम खान की तलाश में आया था। बहरहाल 4 दिन की मुसलसल जद्दोजहद के बाद टाइगर उसे ज़ेर ज़मीन दुनिया से गहरा ताल्लुक़ रखने की वजह से तलाश करने में कामयाब हो गया था। बाबर ने इस दौरान रिक्की बार पर बड़ा खौफनाक हमला किया था और पूरे रिक्की बार को तबाह व बर्बाद कर दिया था। उसने रिक्की बार से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन हर आदमी को तलाश करके ख़त्म कर दिया था। यकीनन उसे इत्तला मिल गई थी कि हाशिम खान की लाश रिक्की बार के तहखाने से मिली है और वो इंतकामी कार्रवाई कर रहा था, और टाइगर ने भी इस इंतकामी कार्रवाई की वजह से उसे ट्रेस किया था। बाबर के साथ 9 और आदमी भी थे और फिर उन्होंने रिक्की के भाई टोनी की बार पर जब हमला किया तो टोनी पहले से होशियार था, इसलिए वहाँ ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और टोनी के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। बाबर के सारे साथी इस झगड़े में मारे गए। अलबत्ता बाबर ज़ख्मी हालत में वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। और फिर टोनी के आदमियों से जब उसे बाबर के हुलिये के बारे में तफसीलात मिली तो उसे यकीन हो गया कि ये वही आदमी है जिसे वो तलाश कर रहा है। उसके बाद वो हरकत में आ गया और फिर उसने बाबर को जनरल अस्पताल के एक वार्ड में तलाश कर लिया। बाबर ज़ख्मी होकर फ़रार हुआ तो वो एक टैक्सी में बैठ गया, लेकिन ज़्यादा ज़ख्मी हो जाने की वजह से वो टैक्सी में ही बेहोश हो गया था और टैक्सी ड्राइवर ने उसे जनरल अस्पताल के लॉन में चुपके से लिटा दिया और ख़ुद फ़रार हो गया था ताकि उसे पुलिस तंग ना करे। लेकिन टाइगर ने अपनी तफ्तीश के दौरान इस टैक्सी के बारे में मालूम कर लिया।